आज का हमारा विषय है मास डिफेक्ट व बाइंडिंग एनर्जी, द्रव्यमान क्षति व बंधन ऊर्जा। हम जानते हैं कि एक नाभिक का जो मास है, द्रव्यमान, वो उसके जो न्यूक्लियनों के द्रव्यमानों के योग से हमेशा कम होता है। यहाँ हम एक उदाहरण लेते हैं कि हीलियम का नाभिक का उदाहरण लेते हैं। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का मास ये 4.03298 AMU होता है। और अगर हम हीलियम एटम का या हीलियम नाभिक का द्रव्यमान लें तो वो आता है 4.002603 AMU। यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि किसी भी एटम का मास व नाभिक का मास AMU में लगभग बराबर होता है। तो अगर हम एटम का मास भी यूज़ करते हैं कैलकुलेशन में तो वो गलत नहीं है, वो सही है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 न्यूट्रॉन व 2 प्रोटॉनों का मास 4.03298 है, जबकि हीलियम का मास इससे थोड़ा कम है। तो ये जो कमी है मास की, ये है करीब 0.03 AMU। ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, जो कमी मास में आई है, इसे ही हम मास डिफेक्ट कहते हैं। ये मास डिफेक्ट निकालने के लिए ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, डेल्टा M ZA। ZA का मतलब है मास डिफेक्ट उस न्यूक्लियस का जिसका एटॉमिक नंबर Z है और मास नंबर A है। तो उस नाभिक में जितने प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन की संख्या Z, और हम एक प्रोटॉन के मास से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह जितने न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन की संख्या होगी A-Z, जहाँ A द्रव्यमान संख्या है, उसको हम एक न्यूट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कुल सभी न्यूक्लियनों का मास हमें बताएगा और सभी न्यूक्लियनों के मास में से हम उस न्यूक्लियस का मास सब्ट्रैक्ट कर देंगे जिसका हम मास डिफेक्ट निकाल रहे हैं, या जिसकी द्रव्यमान संख्या A है और प्रोटॉन संख्या Z है। ये जो मास डिफेक्ट है, इसी को अगर हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो ये कहलाती है बाइंडिंग एनर्जी। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशनशिप, दिस डिफरेंस ऑफ मास और लॉस ऑफ मास इज इक्विवेलेंट टू द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। इट इज़ कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि यदि हीलियम के नाभिक का फॉर्मेशन होना है तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन दूर से आकर एक जगह पर मिलेंगे, तो वो जो दूर से लाने में जो ऊर्जा खर्च होगी वही ऊर्जा बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। तो इस तरह हीलियम नाभिक को बनाने में 4 न्यूक्लियनों को एक जगह नाभिक के अंदर जोड़ने में या इकट्ठा करने में जो ऊर्जा खर्च होती है वही बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं, इट इज़ आल्सो इक्वल टू द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स फ्रॉम इट्स पेरेंट न्यूक्लियस। दूसरे शब्दों में, यदि नाभिक के जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनको हम अलग अलग करना चाहें या उस नाभिक को तोड़ना चाहें उसके कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियनों में, तो उसके लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। तो आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन से हम लिख सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू मास डिफेक्ट इनटू c²। और मास डिफेक्ट की वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे तो ये रिलेशन हमें मिलेगा। बाइंडिंग एनर्जी अगर MEV में हम निकालना चाहते हैं तो मास डिफेक्ट AMU में और उसको हम 931 से मल्टीप्लाई कर दें तो बाइंडिंग एनर्जी हमको डायरेक्टली MEV में मिल जाती है इंस्टेड ऑफ इन जूल। जितने भी नाभिक हैं जो नेचर में पाए जाते हैं उन सभी की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यदि मैं कैलकुलेट करता हूँ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब है कि जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी है किसी नाभिक की, उसको मैं द्रव्यमान संख्या से अगर भाग दे देता हूँ तो मुझे मिलेगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है MEV में, उसको मैं मास नंबर A के साथ अगर ग्राफ बनाता हूँ
जितने भी नाविक नेचर में पाए जाते हैं उन सभी नाविकों के लिए यदि मैं ये ग्राफ बनाता हूँ तो वो इस तरह का ग्राफ आता है। इस ग्राफ को हम देखें तो पाएंगे कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं हमारी कि एक तो ये मास नंबर 50 से नीचे या हम कह सकते हैं करीब 30 से नीचे कुछ शार्प पीक्स हमको दिखाई दे रही हैं। ये पीक्स हमको दिखाई देती हैं जहाँ द्रव्यमान संख्या 4 की मल्टीपल होती है। 4 की मल्टीपल जैसे 4, 8, 12, 16 और 20। ऐसा इसलिए होता है कि जब नाविक में न्यूक्लियॉन 4 के मल्टीपल में होते हैं, 4 के मल्टीपल का मतलब हुआ 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ये एक ग्रुप बना लेंगे। और इसी तरह आगे भी 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन पेयर के रूप में रहते हैं, तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं, तो ये एक मजबूत ग्रुप बन जाता है। और इसलिए इसको तोड़ने के लिए या इसमें से किसी भी एक न्यूक्लियॉन को बाहर निकालने के लिए काफ़ी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जब भी नाभिक में न्यूक्लियॉन 4 के मल्टीपल में होंगे, ग्रुप में होंगे, तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी एक्सेसिवली उनके नेबरिंग नाभिकों से, न्यूक्लियार्ड से ज़्यादा होगी। वही यहाँ पीक के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके बाद ये चीज़ हम ऑब्ज़र्व नहीं करते हैं। जो मैक्सिमम वैल्यू है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की वो है 8.7 MeV, विच इज़ कॉरस्पॉन्डिंग टू अबाउट 50, मास नंबर 50। और ये धीरे धीरे कम हुई है और करीब 250 के पास जाके ये हो जाती है 7.6 MeV। तो ये करीब हम देखते हैं कि मास नंबर 50 के बाद या 40 के बाद जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, कांस्टेंट विद इन द 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो ये शो करता है कि न्यूक्लियर फोर्स सैचुरेटेड होते हैं। न्यूक्लियर फोर्स का एक गुण है सैचुरेशन की प्रॉपर्टी, वो यहाँ पर सिद्ध होती है। इसका मतलब है कि एक न्यूक्लियॉन सिर्फ अपने पड़ोसी न्यूक्लियनों को ही आकर्षित करता है। यदि वो सभी न्यूक्लियनों को आकर्षित करता तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कभी भी कांस्टेंट नहीं होती। इसके अलावा positive values of binding energy per nucleon for all values of A shows the stability of the nucleus। जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की पॉजिटिव वैल्यू है ये हमें बताती है कि न्यूक्लियस हमेशा एक स्टेबल सिस्टम होता है। इसको ब्रेक करने के लिए हमेशा कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है। बाइंडिंग एनर्जी वेरी इन एन इरेटिक मैनर फ्रॉम न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस फॉर द वेरी लाइट न्यूक्लियार्ड्स, जो हमने अभी पीछे बात की थी। 4 के मल्टीपल में जब मास नंबर होता है, जैसे हीलियम 4, बेरिलियम 8, कार्बन 12, O16, नियोन 20 में Mg24। This reflects the peculiar stability of alpha particle structure. This great stability is mainly a consequence of the pairing of the 2 protons and 2 neutrons with opposite spins. जो कर्व है, कांस्टेंट कर्व जिसको हम कहते हैं, उसमें भी कुछ डिसकंटिन्यूटीज होती हैं। These discontinuities were observed at Z और N equal to the Mesic number in the curve। ये जो मेजिक नंबर हैं ये होते हैं 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126। यानी कि किसी भी नाभिक में जब न्यूट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या इनमें से किसी एक के बराबर होती है तो वो मेजिक नंबर कहलाता है। और ऐसा नाभिक अपने पड़ोसी नाभिकों से अधिक स्थायी होता है और इसलिए इस नंबर के अगेंस्ट हमको उस कर्व में स्मॉल पीक्स दिखाई देती हैं। हालांकि यहाँ डायग्राम में ये पीक शो नहीं की गई हैं क्योंकि बहुत छोटी छोटी पीक्स होती हैं। धन्यवाद।